चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, दक्षिण अफ्रीका में 1993 में ये पहुंचे तो जरूर, और 94 से ही इनका जो सोशल गतिविधि है वो शुरू हो गया था, बताए थे। और कुछ ही समय में धीरे 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 ये एक नेता भी बन जाएंगे। नेता बनने के बाद इनको एहसास होगा कि हम लोगों का एक्चुअल में काम क्या होना चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे पास शक्ति है, पावर है, तो इसका क्या यूटिलाइजेशन हो, क्या यूटिलाइजेशन हो, लोगों का सेवा करना। ठीक है, गांधी जी कई किताबों को पढ़ते थे, कई ऐसे लोग हुए हैं जिनसे ये प्रभावित हुए हैं। उन्हीं सारी किताबों को पढ़ते हुए इन्होंने कुछ कुछ सिद्धांत दिया है और अपने जीवन में उतारा है। देखो, दो तरह का चीज होता है, एक होता है भाषण देना और एक होता है उस चीज को जीना। तो 1901-2 आते आते तो परिपक्व नेता बनी गए थे। इन्होंने कुछ सिद्धांत को अपनाया। दो सिद्धांत अच्छे से इनको जानोगे। एक सिद्धांत है सेवा धर्म सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? नाम से ही क्लियर है, सेवा धर्म सिद्धांत का मतलब क्या हो गया कि सेवा ही हमारा धर्म है। क्या मतलब हो गया इसका? सेवा ही हमारा धर्म है। ठीक है, और इसी सिद्धांत पर आधारित इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था ट्रस्टीशिप सिद्धांत। क्या है? ट्रस्टीशिप सिद्धांत। ये दोनों एक ही सिद्धांत तुम मान सकते हो, लेकिन अलग अलग जगह तुमको अलग अलग चीज लिखा हुआ मिलेगा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लिख दिए। ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मतलब भी क्या होता है? ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मतलब हुआ, अगर मेरे पास पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं या कोई रिसोर्सेस हैं, तो हम उसके मालिक नहीं हैं। ट्रस्टी हमारे यहाँ पे जो एनजीओ वगैरह होता है उसका ट्रस्टी बनाया जाता है। देखे हो, ट्रस्टी जो होता है वो उस एनजीओ का मालिक होता है। जब तक वो रहेगा ट्रस्टी, उस एनजीओ का मालिक कौन होगा? वही। एक तरह से देखोगे तो, लेकिन क्या उसका कोई संपत्ति उसमें होता है? तो आंसर है नहीं, सिर्फ तुम रखवाली कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया? तो गांधी जी का कहना था कि इस जीवन में हमारे पास जितने भी चीजें हैं हम उसके क्या है? ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं है। क्या है? ट्रस्टी। मालिक तो वो है क्योंकि सारा चीज वही है। अभी स्विच ऑफ करेंगे, कहानी खत्म, तुम्हारा हो गया। ठीक है, उनके पास तो बटन है ना, बटन दबाए टैं खत्म हो गया कहानी, सब चीज यहीं छूट जाएगा। ठीक है, तो इनका कहना था कि हम यहाँ पर जितने भी संपत्ति अर्जित करते हैं या हैं हमारे पास, हम उसके क्या है एक्चुअल में? ट्रस्टी हैं। ठीक है, और ट्रस्टी है इसका मतलब उसका प्रयोग कहाँ करेंगे? हम दूसरों के भलाई के लिए। तो ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मतलब यही हुआ कि मेरे पास जो संपत्ति है उसका प्रयोग सिर्फ हम अपने लिए नहीं बल्कि समाज के भलाई के लिए किए। क्या ये सिद्धांत आ गया? सेवा धर्म सिद्धांत आ गया। सेवा धर्म सिद्धांत। इनका यहीं पे एक और विचार प्रकट करेंगे जो कि होगा सर्वोदय। क्या होगा? सर्वोदय। ये सब याद रखो, सर्वोदय आंदोलन अलग है, हम सर्वोदय विचार का बात बोल रहे हैं। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सभी का उदय। सर्वोदय का मतलब क्या हो गया? सभी का उदय। तो गांधी जी का कहना था कि तुम्हारे पास जितने भी संपत्ति है उसमें दूसरे का भी हक होता है और दूसरों का मदद क्या करो। तो तीन वर्ड देखा यहाँ पे, तीनों वर्ड का मतलब होता है ट्रस्टीशिप सिद्धांत। इससे डायरेक्ट सवाल आता है कि इन्होंने ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहाँ दिया? कहाँ दिया? दक्षिण अफ्रीका में। पहला सवाल यही आएगा तुम्हारा, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहाँ दिया? कहाँ दिया? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा पूछा जाएगा किस वर्ष इन्होंने ये सिद्धांत अपनाया था? 1903। कब? 1903। और दूसरा सिद्धांत जो था वो क्या था? सेवा धर्म सिद्धांत। क्या था? सेवा धर्म सिद्धांत। ठीक है, अब ये सब जो इनको विचार आ रहा है ना, ये अलग अलग बड़े बड़े राइटर्स हुए, उनके किताबों को पढ़कर आ रहा है। तीन ऐसे राइटर हैं, तीन ऐसे किताब भी हैं जिनसे ये काफी अधिक प्रभावित थे। जैसे अभी तुमको बताएं सेवा धर्म सिद्धांत, जिससे जिसको हम लोग एक वर्ड में बोल सकते हैं सर्वोदय। क्या बोलेंगे? सर्वोदय। यहीं से सर्वोदय का भी सिद्धांत आएगा। और इनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट भी होगा कि व्यक्ति का कल्याण सभी के कल्याण में। मतलब ऐसा नहीं कि तुम अपना खुद का सिर्फ कल्याण करो, तुम्हारा कल्याण तभी होगा जब तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। इसी को कहते हैं व्यक्ति का कल्याण। और यही तुम्हारा सर्वोदय सिद्धांत भी हुआ और यही सेवा धर्म सिद्धांत भी होगा। अगर तुमसे पूछा जाए ये थॉट इनको कहां से मिला था, तो जॉन रस्किन का एक किताब है। किसका किताब है? देखना, एक और राइटर आएगा आगे चल के, जब पढ़ते जाओगे ना तो ये सब चीज आने लगेगा। एक और राइटर आएगा, इसका नाम है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, क्या नाम है? रस्किन बॉन्ड। ये अलग राइटर है, ये अभी के राइटर हैं भी। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड अलग आदमी है और ये है जॉन रस्किन। कौन है? जॉन रस्किन। क्या नाम है इनका? जॉन रस्किन। ठीक है, इनका एक किताब है अनटू दिस लास्ट। क्या है किताब का नाम? अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट। ये किताब किसका है? जॉन रस्किन का। किसका किताब है? जॉन रस्किन। काफी महत्वपूर्ण किताब है। दो तीन किताबें जो इनके जिंदगी पर काफी प्रभाव डाला है और उसी सबसे ये कुछ कुछ चीज सीखे। तो अनटू दिस लास्ट किसका किताब हो गया? जॉन रस्किन का। वहीं से इन्होंने ये थॉट निकाला है। कौन सा थॉट? सर्वोदय का थॉट। कौन सा थॉट? सर्वोदय का। ठीक है, चलो। तो दोनों सिद्धांत क्लियर हो गया, ट्रस्टीशिप सिद्धांत, सेवा धर्म सिद्धांत, या इसी को और क्या कर सकते हैं हम लोग? सर्वोदय सिद्धांत भी कर सकते हैं। मतलब सभी का सेवा करना, सभी का उदय हो, सभी का विकास एक साथ हो, यही। और मोदी जी ने भी इसको अपनाया है, सबका साथ सबका विकास। चलो अब आगे। दक्षिण अफ्रीका में चला गया पत्रिका।
अब पत्रिका भारत में भी चलाएंगे, ये तो अभी पत्रिकाओं में भी रटवा है 3 पत्रिका, कौन कौन सा, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये भारत में चलाएंगे। तभी आएंगे तो वापस फिर पढ़ेंगे। यही तो होता है कि एक जगह की चीज दूसरी जगह रिवीजन होगा तो उनको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अब एक पत्रिका है जो इन्होंने दक्षिण भारत में चलाया था, कहाँ चलाया था, और इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन, यही नाम था ना, ठीक है, इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन, क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन, क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन। ये पत्रिका डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, इन्होंने कहाँ चलाया था, कहाँ चलाया था, दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका कहाँ चलाया, दक्षिण अफ्रीका में। और किस वर्ष चलाया था ये भी तुमसे पूछा जा सकता है, 1903 में। किस वर्ष, 1903। ये वीकली था, कैसा पत्रिका था, वीकली, ठीक है, ये वीकली पत्रिका था और 2 भाषा में ये प्रकाशित हुआ, पहला अंग्रेजी उसके बाद गुजराती, ठीक है। तो 2 भाषा में प्रकाशित हुआ, कौन कौन सा, गुजराती, ठीक है, और अंग्रेजी, ठीक है, ये 2 भाषा में ये प्रकाशित होगा, गुजराती और अंग्रेजी। और काफी महत्वपूर्ण पत्रिका है इनका जो ये अफ्रीका में प्रकाशित करेंगे। और प्रथम संपादक का भी नाम याद रखोगे, प्रथम संपादक कौन हुए, है ना नोट्स में, प्रथम संपादक कौन हुए, मनसुख लाल नाजर, ठीक है, क्या नाम था, मनसुख लाल नाजर, ठीक है, मनसुख, ठीक है, मनसुख लाल नाजर, ठीक है, ये इसके प्रथम संपादक हुए। तो क्या क्या याद रखा, अफ्रीका में चलाया गया पत्रिका का नाम जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया, क्या नाम है, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। डायरेक्ट सवाल अच्छे से याद रखना, ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका इन्होंने कहां चलाया, अफ्रीका में। किस वर्ष चलाया, 1903। ऐसे भी अगर ईयर याद रह गया तो दिक्कत है नहीं, क्योंकि अफ्रीका में कितने साल रहते हैं, 21 साल, कितने साल, 21 साल। 1893 से ये अफ्रीका में रहेंगे और 1915 तक ये अफ्रीका में रहते हैं। तो ये बड़ा समय है और इस बीच में जितना भी चीज करेंगे लगभग सारा चीज कहाँ होगा, अफ्रीका में, ठीक है। तो ईयर भी जिसको याद रह गया वो कर लोगे, ठीक है। प्रशिक्षित सिद्धांत भी इन्होंने कब दिया, 1903 में, कहाँ दिया, अफ्रीका में। और इंडियन ओपिनियन भी 1903 वीकली चलाया अफ्रीका में। भाषा क्या, गुजराती, अंग्रेजी। इसके प्रथम संपादक कौन हुए, मनसुख लाल नाजर, मनसुख लाल नाजर, ठीक है। अब है दक्षिण अफ्रीका में आश्रम। अब देखोगे जब ये भारत आएंगे इनसे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आश्रम जो है वो है साबरमती आश्रम। कौन सा, साबरमती आश्रम। डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है साबरमती आश्रम किससे संबंधित है, गांधी जी से, लेकिन ये भारत में है। अब अफ्रीका का हम बात कर रहे थे, अफ्रीका में इनका आश्रम, तो डरबन में इन्होंने एक आश्रम बनाया और जोहान्सबर्ग में एक आश्रम बनाएंगे, ठीक है। तो पहला आश्रम इन्होंने कहा बनाया, डरबन में, तो 1904 में बनाया है ना, ठीक है। इसका नाम क्या है, बहुत अच्छे से याद रखना, फिनिक्स फार्म। क्या नाम है, फिनिक्स फार्म, ठीक है, फिनिक्स फार्म, ठीक है, फिनिक्स फार्म, ठीक है। अब ये डायरेक्ट सवाल आता है और बच्चा को कंफ्यूजन होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। नाम भी अगर इस टाइप से लग रहा है तो याद रखोगे ये भारत में तो नहीं बनाया, भारत से बाहर ही बनाया है। भारत से बाहर ये 2 ही जगह हैं, ठीक है, एक इंग्लैंड में और दूसरा अफ्रीका में। इंग्लैंड में ये तामझाम ज्यादा करेंगे नहीं क्योंकि वहां पे स्टूडेंट थे, इंग्लैंड में ये स्टूडेंट। देखो कई बार हम ऐसा होता है ना, हम बौखने लगते हैं कि क्या होगा आंसर, क्या करें नहीं करें, तो थोड़ा बहुत अगर हमको लॉजिक पता है तो उससे भी हम मोटा मोटी पहुंच जाते हैं, भले आंसर हमको आता ना हो। तो फिनिक्स फॉर्म सुन के ऐसा लग रहा है कि भारत का तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वो सही ही है, पर हम एक लॉजिक लगाने बोल रहे हैं कि अगर इनसे संबंधित आया। इनसे संबंधित 3 ही जगह तुम जानते हो, इंग्लैंड, अफ्रीका और भारत। अब भारत के जैसा तो ये लग नहीं रहा है। अफ्रीका में ये, सॉरी, इंग्लैंड में ये स्टूडेंट के रूप में गए हैं, तो वहां ज्यादा कुछ पढ़ा क्या, कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि वहां पढ़ाई करके वापस आ गए 3 साल में। जितना इनका कांड होगा वो सारा कांड कहां करेंगे, ये अफ्रीका में, ठीक है। तो मोटा मोटे अगर नहीं भी आता था और पूछ लेता फिनिक्स फार्म कहां है, तो कहां था, इन्होंने कहा स्थापित किया था, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन हमको तो जानना है कि डरबन में इन्होंने स्थापना किया था, कहां किया था, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में, कहा, डरबन। और डरबन में स्थापित किस वर्ष किया, 1904 में। किस वर्ष किया, 1904 में, ठीक है, 1904 में। तो फिनिक्स फार्म का साइज थोड़ा छोटा था, डरबन में इन्होंने स्थापित किया था और ये शुरुआती दौर था, ठीक है। 2 मंजिला आश्रम, ये भी तक मूवी देखे हो, गांधी मूवी नहीं देखे हो, ये सब मूवी देखा करो कभी कभी, ठीक है। उससे होगा क्या, ये जैसे अभी पढ़ रहे हो ना, अब जैसे मूवी देखोगे, ठीक है, बहुत कुछ इसको विजुअलाइज किया है, सिर्फ ईयर उसमें इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन जैसे हम बताए कि डरबन में इन्होंने फार्म बनाया, तुम्हारे दिमाग में वो अभी इमेज नहीं आ रहा होगा, कभी जाके देखना, ये सब मूवी देखा करो, हिस्टोरिकल मूवी सब जो होता है, कभी अगर फालतू समय बर्बाद करने का इच्छा हो, रील्स देख के जो बर्बाद करते हो, ये सब मूवी वगैरह देख लिया करो, ठीक है। अब जैसे जोधा अकबरी है, तुम्हारी मूवी में हो सकता है तुमको कुछ नॉलेजेबल नहीं मिले, लेकिन जो आदमी पढ़ा हुआ है या जो नहीं भी पढ़ा है उसको कैरेक्टर याद हो जाएगा, ठीक है, कि कौन है जोधा, कौन है अकबर, अकबर की दाई माँ कौन थी,
अब जैसे पढ़ोगे उसे रिलेट करने लगोगे और चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही गांधी मूवी एक बार हम सजेस्ट करते हैं, एक बार देखना, ठीक है। गांधी मूवी जो है, ठीक है, जब समय मिले, ऐसा नहीं कि आज पढ़ाई लिखाई छोड़ के आज सर बोले हैं पहले गांधी मूवी निपटा देते हैं, ठीक है। तो जब समय मिले तब देखना। अब डरबन में आश्रम बनाते हुए दिखाया है, कितने लोग वहां जमा हैं, ये सब दिख जाएगा, तो रिकॉल कर लोगे उनसे, ठीक है। याद रखोगे दक्षिण अफ्रीका में 1904 में इन्होंने आश्रम बनाया, कौन सा जगह है, डरबन, ठीक है। दूसरा आश्रम 1910 में बनाएंगे, 10 में ना, ठीक है। टोल्स्टॉय फॉर्म, क्या कहलाएगा ये, टोल्स्टॉय, ठीक है, टोल्स्टॉय, ठीक है, टोल्स्टॉय क्या कहलाएगा, टोल्स्टॉय फॉर्म, ठीक है, टोल्स्टॉय फॉर्म, ठीक है, टोल्स्टॉय फॉर्म। तो पहला है फिनिक्स फॉर्म और दूसरा कौन सा है, टोल्स्टॉय फॉर्म। एक आदमी था लियो टोल्स्टॉय, क्या नाम है इसका आदमी का, लियो टोल्स्टॉय। इसके एक किताब है जिससे ये काफी अधिक प्रभावित है, अगर इनकी जिंदगी में सबसे अधिक प्रभाव, नहीं वार एंड पीस नहीं है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इनके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव, या गांधी जी, ऐसे तो बहुत चीज इनका प्रभावी है, पर गांधी जी का एक वर्ड में अगर व्याख्या करना होगा तुमको, एक वर्ड में क्या बोलोगे, एक वर्ड गांधी जी के लिए अगर बोलना हो, देखो बहुत बड़ा सवाल है, अहिंसावादी, क्या है, अहिंसावादी। पूरा जीवन अगर उनको एक वर्ड में व्याख्या करना होगा तो तुम क्या बोलोगे, अहिंसा। ये अहिंसा शब्द को जो इतना पॉपुलैरिटी मिला है किसके वजह से मिला है, गांधी। अगर शायद गांधी जी नहीं होते तो अहिंसा वर्ड को इतना ज्यादा कोई तवज्जो नहीं मिलता। और आज हम वैश्विक स्तर पर, सिर्फ भारत का बात मत करो, कुछ हमारे बहुत पढ़े लिखे नेता है, उन्होंने कहा कि गांधी जी को विश्व में जानता कौन था, ठीक है। तो कुछ ये सब समृद्धि दिखाता है, ज्ञान की समृद्धि, तुम कितना समृद्ध हो। गांधी जी को जानता कौन है, ये स्टेटमेंट लोग वही दे सकता है जो खुद गांधी जी के बारे में नहीं जानता है, ठीक है। गांधी जैसे आदमी को अगर तुम वर्ल्ड लेवल पे देखोगे, एक वर्ड है अहिंसा, और हम 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं, विश्व अहिंसा दिवस। अब तुम सोच के देख सकता है कि जिस आदमी के नाम पर विश्व में एक डे है, वो जन्म दिवस के मायने पर, अब तुम सोचो बोलोगे दुनिया में इनको कोई जानता नहीं है, ये बोलना ही हास्यास्पद है, ठीक है। चलो, तो याद रखोगे अहिंसा वर्ड ये काफी पॉपुलर है इनसे, और इनके जीवन का वो आधार है, इन्होंने अपना लिया था, हमको क्या करना है, कुछ भी करना हो लेकिन हम कैसे करेंगे, अहिंसात्मक तरीके से। और ये अहिंसा का विचार जो इनको आया, हम जितना चीज बता रहे हैं उसको रिलेट करते जाना। पहले एक कहानी बताए, वहां एक चीज से रिलेट किए थे, अभी तुरंत बताए थे कि सेवा धर्म सिद्धांत किससे रिलेट हो गया, ये जॉन रस्किन से, किससे रिलेट हो गया था, जॉन रस्किन का किताब अनटू दिस लास्ट, ठीक है। दूसरा विचार बता रहे हैं इनका, वो है अहिंसा, जो कि इनके जीवन का सबसे बड़ा विचार है, अहिंसा। और इस अहिंसा के विचार को इन्होंने लिया था, लियो टोल्स्टॉय का किताब था, कौन सा किताब था, लियो टोल्स्टॉय, किसका किताब था, लियो टोल्स्टॉय, ठीक है। और वार एंड पीस नहीं, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ठीक है। क्या है किताब का नाम, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। तो दूसरा जो किताब है वो है लियो टोल्स्टॉय का किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी तुम्हारे अंदर ही भगवान का क्या बोल सकते हो, वास नहीं, किंगडम मतलब क्या होता है जी, साम्राज्य, ठीक है, यानी तुम्हारे अंदर ही भगवान का साम्राज्य है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि अहिंसा का थॉट किन से प्रेरित होकर इन्होंने लिया, तो लियो टोल्स्टॉय की किताब द गॉड इज विद इन यू, कौन सा किताब है, द गॉड, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ठीक है, याद रहेगा। वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय का दूसरा किताब है, क्या नाम है इसका, वार एंड पीस। ये दोनों किताब से प्रभावित थे, लेकिन पहला वाला किताब इनके जीवन का आधार बन गया था, क्या नाम था उसका, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, उसी से इन्होंने अहिंसा लिया था। और इसके कारण सत्याग्रह के समय में, ये पहला सत्याग्रह का जो एप्लीकेशन होगा, कहीं लिखा हुआ है, कहां, हाँ, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो ये करेंगे 1906 में, कब करेंगे, 1906-7 में, कब करेंगे ये, 1906 में ये सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग करेंगे साउथ अफ्रीका में, कहां करेंगे, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और इसी सत्याग्रह के बाद इसमें काफी लोग जुटेंगे, अभी आगे कहानी बताएंगे सत्याग्रह क्यों किया था इन्होंने, काफी लोग इसमें जुटेंगे और इनको रहने के लिए ये एक आश्रम बनाएंगे, और उसी आश्रम को नाम दिया जाएगा टोल्स्टॉय फार्म। अब यहां से ये तो क्लियर हो गया, ये घटना 1906-7 के बाद का ही होगा, ठीक है। इन्होंने ये फॉर्म बनाया था जोहान्सबर्ग में 1910 में, क्या, 1910, ठीक है। अगर पूछा जाए ये फॉर्म पर्सनली मतलब स्पेशली किस लिए बनाया गया था, तो सत्याग्रहियों के रहने के लिए, जो इन्होंने सत्याग्रह किया था, अभी देखोगे कैसे सत्याग्रह इन्होंने किया था, कब किया था, जो सत्याग्रह इन्होंने किया था उसमें जो भी लोग थे उनका परिवार कहां जाएगा, क्योंकि काफी सारे सत्याग्रह को उठा के कहां डाल दिया सत्याग्रही को, जेल में, इनको भी जेल होगा, पहली बार ये जेल जाएंगे 1908 में, ठीक है। तो जितने भी सत्याग्रही थे सबको उठा के जेल में डाल दिया, और सबको परेशानी हो रहा है, खाएगा पिएगा कहां, क्योंकि सत्याग्रह करने वाले कोई अमीर आदमी नहीं है, सब डे टू डे लाइफ मतलब जीने वाला आदमी है।
तो ऐसे लोग जाएंगे कहाँ, का परिवार कैसे पलेगा? तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम सब मिलकर कमाएंगे और सब मिलकर सबका परिवार पालेंगे। तो जो करना होगा, जिसके पास जो रिसोर्सेज हैं सब लेके आओ, पूरा परिवार सब अपना शिफ्ट कर दो, कहाँ कर दो? टोल्स्टॉय फार्म में। और इसी के लिए पर्सनली इन्होंने बनाया था, स्पेशली इन्होंने बनाया था एक फार्म जिसका नाम था टोल्स्टॉय फार्म 1910 में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अफ्रीका में इनके द्वारा बनाया गया 2 आश्रम, क्या नाम है? फिनिक्स फार्म और टोल्स्टॉय फार्म। याद हो रहा है, खाली कहानी सुन रहे हो? अफ्रीका में 2 आश्रम इनका बना, फिनिक्स फार्म, टोल्स्टॉय फार्म। फिनिक्स फार्म, टोल्स्टॉय फार्म। फिनिक्स फार्म 1904 और टोल्स्टॉय फार्म 1910। फिनिक्स फार्म 1904 और टोल्स्टॉय फार्म 1910। ठीक है, अगर भूल जाओ पहले कौन क्या था बाद में कौन आया था, तो अल्फाबेटिकली चले जाना, पहले फिनिक्स आएगा पहले टोल्स्टॉय आएगा? पहले फिनिक्स आएगा। ठीक है, इतना तो जान रहे हो, एफ है ये टी है। ठीक है, तो पहले कौन आएगा? फिनिक्स। ये देखो, ये सब छोटा छोटा चीज है ना, एग्जाम में काफी मदद करता है। तुमको ये भी याद आ जाएगा पूरा कहानी कि सर बताए थे एक सत्याग्रह के समय में सत्याग्रहियों के रहने के लिए एक आश्रम बनाया गया था। कौन सा आश्रम था? फिनिक्स था कि टोल्स्टॉय था? आप अपने में तुम ये दुविधा में हो, उस समय में ये क्लैरिटी मिल जाएगा। तो पहले कौन आया? फिनिक्स के पहले आया टोल्स्टॉय? पहले फिनिक्स। यानी शुरुआती दौर में ये फिनिक्स कर चुके थे डरबन में, शुरुआती जीवन का कहां भी था? डरबन। और उसके बाद दूसरा चरण जो ये क्रांतिकारी गतिविधि जाएंगे, कहां जाएंगे करने के लिए? जोहान्सबर्ग। कहां जाएंगे? जोहान्सबर्ग। तो शुरुआती जब ये गए रहे डरबन में तो वही सब चीज किया। तो पहला आश्रम डरबन में, फिनिक्स फार्म 1904, और उसके बाद इनका कार्यक्रम शुरू होगा जोहान्सबर्ग में, और यहीं ये जेल भी जाएंगे। ठीक है, तो टोल्स्टॉय फार्म 1910। क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे। तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ करेंगे? अफ्रीका में। कहाँ करेंगे? साउथ अफ्रीका में। कब करेंगे? 1906-07। अब इसका थोड़ा डिटेल हम लोग पहुंचेंगे। भारतीय स्ट्रेचर वाहक कोर का गठन, अब इसी का हम चर्चा कर रहे थे कि 2 टर्मिनोलॉजी आएगा, इस दोनों को कंफ्यूज करके एक मत कर देना। पहला था भारतीय एम्बुलेंस कोर। क्या था? भारतीय एम्बुलेंस कोर 1899 से लेकर 1902 के बीच में ये ऑपरेटिव था, और वो युद्ध का नाम था एंग्लो बोअर युद्ध। क्या नाम था? एंग्लो बोअर युद्ध या द्वितीय बोअर युद्ध। द्वितीय बोअर युद्ध। अब आओ भारतीय स्ट्रेचर वाहक बल। ठीक है, अफ्रीका के नटाल क्षेत्र में ही, अफ्रीका के नटाल क्षेत्र में ही जूलू जनजाति रहता है। कौन सा जनजाति? जूलू। ठीक है, कौन सा जनजाति? जूलू जनजाति। ठीक है, जूलू विद्रोह के दौरान। ठीक है, जूलू विद्रोह के दौरान। ठीक है, अब ये क्या है? जूल लिख दिए, जूलू। ठीक है, कौन सा है? जूलू। तो नटाल क्षेत्र में, अफ्रीका के नटाल क्षेत्र में जूलू जनजाति रह रहे हैं। ठीक है, स्थानीय लोग वहां के जो हैं जूलू लोग। अब ये लोग का विद्रोह हो जाता है किसके साथ? अंग्रेज के खिलाफ। ठीक है, अंग्रेज के साथ ये लोग लड़ने लगते हैं, अंग्रेज को जहां देखता है काटने लगता है। अंग्रेज के आर्मी भी आते हैं, वहां उसको भी मारने पीटने लगता है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं जूलू विद्रोह। क्या कहते हैं? जूलू विद्रोह। क्या कहते हैं? जूलू विद्रोह। और ये घटना जो घटा था 1906 में घटा था। कब घटा था? 1906। तो जूलू विद्रोह कब घटा? 1906। ठीक है, अब इस विद्रोह के दौरान भी गांधी जी जो है वह मेडिकल सेवा प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन इसमें जो इनका सेवा होगा उसका नाम होगा भारतीय स्ट्रेचर वाहक कोर। भारतीय स्ट्रेचर वाहक कोर। और वहां क्या नाम था? एम्बुलेंस कोर। ठीक है, काम तो दोनों का एक ही है, काम में कोई अंतर नहीं है, पर नाम में अंतर है। तुमको लगेगा हाँ यही तो सर भी बताए थे, वहां भी तो वही कर रहे थे। ठीक है, वही कर रहे थे पर नाम अलग अलग है। स्ट्रेचर वाहक कोर अगर पूछा जाएगा तो 1906 होगा। कब होगा? 1906। जूलू विद्रोह। ठीक है, कौन सा विद्रोह? जूलू विद्रोह। और अगर भारतीय एम्बुलेंस कोर दे दिया ये हो जाएगा 1899, और वो हो जाएगा बोर युद्ध। कौन सा युद्ध? दूसरा बोर युद्ध। क्या दोनों में क्लैरिटी मिल गया? और यही सब छोटा छोटा चीजें जो अच्छे से समझ के याद रखना है। ठीक है, अब अगला है ट्रांसवाल कॉलोनी का एशियाई पंजीकरण अधिनियम। क्या है ये? ट्रांसवाल कॉलोनी का एशियाई पंजीकरण अधिनियम। किस वर्ष आया ये? 1906 में। किस वर्ष आया? 1906 में। क्या है ये समझो। ठीक है, अभी इससे पहले एक कानून आ चुका था, तुम देखा, वो कौन सा था? भारतीय बोर्ड नहीं डालेंगे। ठीक है, वो कानून तुम देख लिया था। कब आया था वो? 1894 में। अब दूसरा देख रहा है, ये ट्रांसवाल कॉलोनी क्षेत्र है जहां पे भारतीय रह रहे हैं। ठीक है, अफ्रीका में। तो ट्रांसवाल कॉलोनी का एशियाई पंजीकरण अधिनियम। उस वक्त एशियाई मतलब ही होता था भारतीय और चीनी। कौन होता था? भारतीय और चीनी। यही दो जगह के लोग वहां पे रहते थे। ठीक है, तो अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि एशियाई जो पंजीकरण अधिनियम ये स्पेशली किसके लिए, तो भारतीय, ठीक है, भारतीय और चीनी के लिए। ठीक है, भारतीय और चीनी के लिए यही 2 लोग होंगे, और इस दोनों में से भी ज्यादातर कौन होंगे? भारतीय होंगे। तो मोटा मोटी यही समझ लो कि ये किसके लिए है? भारतीय के लिए। नाम भले दिया गया है। अब इसमें यह कहा गया
कि जितने भी लोग रह रहे हैं एशियाई लोग, उनका एक कार्ड बनेगा, उनका रजिस्ट्रेशन होगा और एक कार्ड बनेगा। और यहीं पर गांधी जी ने इस कानून को, देखना दो कानून है, एक भारत का कानून, एक वहां, दो कानून को ये देते हैं ब्लैक एक्ट। क्या नाम देते हैं? ब्लैक एक्ट। ठीक है, ब्लैक एक्ट। ठीक है, तो दो कानून है जिसको ये ब्लैक एक्ट का दर्जा देते हैं। ठीक है, इसलिए तुमसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ अफ्रीका में ब्लैक एक्ट इन्होंने किसको कहा? किसको कहा? ट्रांसवाल कॉलोनी का एशियाई पंजीकरण अधिनियम। ट्रांसवाल कॉलोनी का एशियाई पंजीकरण अधिनियम जो 1906 में आया, उसको इन्होंने ब्लैक एक्ट का। तुम देख लिया इसमें क्या है? इसमें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कार्ड बनेगा, उसको हमेशा अपने साथ रखना है। जहां पर तुमसे मांगा जाए वो तुम दोगे। देने में असफल रहा तो तुमको, तुम्हारे साथ कुछ भी किया जा सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं लेगा, क्योंकि तुम वहां का नागरिक है ही नहीं, ये मान लेंगे हम। ठीक है, तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुमको जेल में डाला जा सकता है, तुमको देश से निकाला सकता है, जैसा सामने वाला का इच्छा होगा वैसा करेगा। एक तरह से बोल सकते हो काला कानून। क्या था ये? काला कानून। काला कानून उसी कहते हैं जिसमें तुम्हारे अधिकारों की रक्षा ना हो। तो यहाँ पे भी कोई अधिकार मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा? काला कानून। इसी का ये विद्रोह करने लगे। ठीक है, और विद्रोह करने के बाद इनको उठा लिया जाता है, और यहीं पर पहली बार ये सत्याग्रह का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सत्याग्रह का प्रयोग। ठीक है, तो इसी के विरोध में पहली बार सत्याग्रह किया। कब किया? 1906-7 में। कब किया? 1906-7 में। क्या रिलेट कर पाया कि पहला सत्याग्रह, इनके जीवन का पहला सत्याग्रह कहां हुआ? साउथ अफ्रीका में 1906-7। और ये किस घटना के दौरान था? ट्रांसवाल कॉलोनी का एशियाई पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ 1906 का जो अधिनियम था। गांधी जी को इसी सत्याग्रह के दौरान, अब ये खत्म भले हो गया है पर खत्म नहीं हुआ, ये शांत करने के लिए थोड़ा सा होता है, उसी में से खत्म हुआ है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब होगा क्या? इनको जब जेल दिया जाएगा, अभी जिनको जेल हो जाता है 1908 में। कब जेल हो जाता है? 1908। जगह कौन सा है? क्लियर है? ये सब जोहान्सबर्ग में हो रहा है। कहानी जिसको याद है वो पकड़ लोगे। ठीक है, कहाँ ये सब हो रहा है? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, ये सब हो रहा है जोहान्सबर्ग। ठीक है, तो इनको जेल में कहां डाला गया पहली बार? जोहान्सबर्ग में। कब डाला गया? 1908 में। काफी इंपॉर्टेंट घटना याद रखोगे कि गांधी जी को अफ्रीका में जेल कब हुई? जोहान्सबर्ग में 1908 में। तो 8 क्लियर है यहां तक? अब जब ये जेल में थे, ठीक है, या जेल से पहले भी, एक आदमी है जो कि वहां का एक तरह से बोल सकता है कि ठीक ठाक लीडर है, बड़ा लीडर है अंग्रेज का। ठीक है, उसका नाम है जनरल स्मट। क्या नाम है? जनरल स्मट। क्या नाम है? जनरल स्मट। ठीक है, तो ये सैन्य आर्मी है, सैन्य आदमी है, मतलब सेना का चीफ, क्या बोलते हो, जनरल रहा हुआ है। उसके बाद फिर ये नेता बनता है, और अभी जो है ये पर्टिकुलरली इस जगह पर ये नेता है, इस क्षेत्र में जहां पे इंडियंस लोग रहते हैं। समझ में आ गया? जनरल स्मट जो है, जनरल स्मट वैचारिक रूप से तो ठीक है, पर सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि सिद्धांत उनका किसके साथ चला जाता है? अंग्रेजों के साथ। तो गांधी जी के साथ इनका संबंध अच्छा भी था और संबंध बुरा भी था। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो संबंध अच्छा होगा कि बुरा होगा? बुरा होगा, क्योंकि हंसना, बोलना, खेलना अपने तरफ, और दूसरा कहानी अपने तरफ। भारतीयों के हित में कार्य हो रहा है तो गांधी जी के साथ संबंध कैसा होगा? अच्छा। और भारतीयों के हित में नहीं हो रहा है तो गांधी जी के संबंध बुरा हो गए। लेकिन वैचारिक रूप से देखोगे तो जो जनरल स्मार्ट है वो ठीक ठाक आदमी है। ठीक है, अपने विचारों को दृढ़ता से वो भी रखता है, सब चीज ठीक ठाक है। 1908 ईस्वी में जब ये जेल जाएंगे तो जनरल स्मट इनको अपने बातों में पुलिया पड़िया के मना लेंगे और बोलेंगे आप इस विद्रोह से हट जाइए ना, काहे के लिए सब दिमाग खराब कर रहे हैं। ठीक है, कानून तो जैसा है वो तो ठीक ठाक हम करवा ही देंगे, बाद में अधिकार और दिलवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये तो जरूरी है ना कि जो बाहर से आए उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो तो गांधी जी कन्विंस हो जाते हैं, और कुछ समय के लिए गांधी जी जो है वो क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। इनको जेल से भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही गांधी जी शांत होंगे, वापस ये कानून क्या किया जाएगा? फिर से लगा दिया जाएगा। और गांधी जी को बड़ा बुरा लगेगा, साला ये क्या किया मेरे साथ। ठीक है, हमको ठग लिया, ठीक है, धोखा दे दिया। ठीक है, तो इसीलिए यहां से एक बड़ा सवाल उठता है, ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। दो आदमी का याद रखोगे रिश्ता, जैसे गांधी जी और स्मट, गांधी जी और स्मट। कुछ भी सवाल अगर तुमसे पूछेगा, नहीं भी जानते हो उसको, अफ्रीका में अगर एक नेता देगा, बड़ा नेता जिससे गांधी जी का संपर्क था, वो कौन था? जनरल स्मट। जिसे अफ्रीका में इनका झगड़ा था वो कौन था? जनरल स्मट। जिसने इनको धोखा दिया वो कौन था? जनरल स्मट। जिनके साथ इनका बैठक हुआ वो कौन था? जनरल स्मट। जिनके साथ इनका समझौता हुआ वो कौन था? जनरल स्मट। ये एक दिन का कहानी नहीं है, अभी लंबा चलेगा ये। समझ में आया? तो धोखा इनको किस रूप में मिला? ये ट्रांसवाल कॉलोनी का एशियाई पंजीकरण अधिनियम लागू करवाकर। ठीक है, तो लागू करवा देगा वापस 1908 में, किसके धोखे के कारण? जनरल स्मट। क्या नाम था इसका? जनरल स्मट। ठीक है, जनरल स्मट। क्या नाम था? जनरल स्मट। ठीक है, सत्याग्रहियों के परिवार के लिए आश्रम बनाया। कौन सा आश्रम? बताओ, अभी तुरंत बताएं।
टॉल्स्टॉय आश्रम। कौन सा आश्रम? टॉल्स्टॉय, ठीक है, टॉल्स्टॉय आश्रम, ठीक है। टॉल्स्टॉय कब बनाया? 1910 में, ठीक है। यही चीज होता है यहाँ भी जनरल स्मार्ट है, इनको धोखा जरूर देगा, पर लास्ट में वो परेशान हो जाता है इनसे, और फाइनली 1914 ईस्वी में, कब? 1914 ईस्वी में ये एक कानून लाते हैं जिसको कहा जाता है इंडिया रिलीफ एक्ट। डायरेक्ट यही खाली याद रखना है कि इंडिया रिलीफ एक्ट कब आया, कहां आया और किसने लाया, बस 3 चीज, कहानी खत्म। यही सब के कारण इंडियंस को, गांधी जी बहुत विद्रोह वगैरह कर रहे हैं, ये तो लगातार चलता है, तुम भले गैप कर लिया बीच में, लेकिन ये तो चलते आ रहा है, ठीक है। गांधी जी से परेशान होकर गांधी जी के साथ एक बैठक करता है, कौन करता है? जनरल स्मार्ट। कौन करता है? जनरल स्मार्ट। इसीलिए ये जो इंडिया रिलीफ एक्ट है, ये किसका परिणाम है? ये गांधी, ठीक है, गांधी स्मार्ट समझौता। क्या है ये? गांधी स्मार्ट समझौता। ये डायरेक्ट सवाल तुमसे पूछा जाएगा, गांधी स्मार्ट समझौता कब हुआ? जैसे यहाँ गांधी इरविन समझौता पढ़ते हो, वैसे यहाँ पढ़ोगे गांधी स्मार्ट समझौता। तो गांधी स्मार्ट समझौता कब हुआ? 1914 में। और इसी समझौते का परिणाम है कि एक नया कानून लाया। क्या नाम पड़ा इसका? इंडिया रिलीफ एक्ट। कब आया? 1914 में। कौन लाया? जनरल स्मार्ट। कौन लाया? जनरल स्मार्ट लाया। और इसके तहत भारतीयों को रियायत दी गई कि आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ेगा, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये रजिस्ट्रेशन 24/7 लागू नहीं होगा। जब आप देश को छोड़कर जाएंगे और देश में वापस आएंगे, उस समय में जरूरत पड़ेगा। यानी ये कार्ड आपका एक तरह का रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा, मतलब पासपोर्ट कार्ड होगा। क्या होगा? पासपोर्ट कार्ड। तो ये तो सही है, ये तो कर सकते हैं। तो गांधी जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो गांधी जी की पत्नी बोले कि चल अब आ, लौट चले अपने वतन, ठीक है। तो गांधी जी अपना वतन लौट आएंगे। कब लौट आएंगे? 9 जनवरी 1915, ठीक है, 9 जनवरी 1915। अब यही जो 9 तारीख है, ठीक है, 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी, ठीक है, प्रवासी दिवस, ठीक है, प्रवासी दिवस, ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी, ठीक है। याद रखोगे 9 जनवरी 1915 को ये फाइनली भारत आ जाएंगे, और फिर ये कहीं नहीं जाएंगे, फिर भारत में ही रहेंगे, ठीक है। और भारत में रहकर भारत का जो चीज है उद्धार वो करेंगे, ठीक है। इसीलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। कहानी ये पहले भी बता रखे हैं, ठीक है, पहले बता रखे हैं कि इनको राजनीतिक गुरु क्यों कहा जाता है। ये जब वापस आएंगे तो कांग्रेस में मिलने के लिए जाएंगे, मतलब कांग्रेसियों से मिलेंगे, उसी में ये लीडर तो बड़े है ही है। तो यहाँ पर क्या करें नहीं करें, क्योंकि भारतीयों को बहुत अच्छे से तो जान नहीं रहे थे, क्योंकि सब दिन बाहर रहे हुए, ठीक है, क्या करें नहीं करें, इसको लेकर ये दुविधा में थे, ठीक है। सब बोल रहा है कि तुम लीड करो, कैसे लीड करें, क्या करें, कौन है, नहीं है, पहचानते ही नहीं यहाँ के लोगों की समस्या क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो गोखले जी इनको बताते हैं कि तुम एक बार क्या करो, भारत भ्रमण करो, और 1 साल तक तुम मुंह बंद रखो और सिर्फ कान और आंख खुला रखो, ठीक है। जो बोल रहे हैं लोगों के बारे में वो सुनो, जो देख रहे हैं वो देखो, और मुंह से ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं भी खड़ा होकर समझाने लगे, आवश्यकता नहीं है। पहले समझो इस चीज को। हो सकता है तुमको जो लग रहा है कि तुम्हारे सामने जो चीज समस्या दिख रहा है तुमको, वो बोल कुछ और रहा है, तुम देख कुछ और रहे हो, और कहीं पे और सुनाया तुमको कुछ और जा रहा है। इसलिए अपने से ऑब्जर्व करो। 1 साल तक ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद एक क्रांतिकारी गतिविधि शुरू करेंगे, वो सब हम लोग कल पढ़ेंगे। इसी के दौरान जब 1915 में ये भारत आएंगे तो विश्व युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? विश्व युद्ध। कब शुरू हुआ विश्व युद्ध? 1914 में। तो अभी तो विश्व युद्ध का समय है, विश्व युद्ध चल रहा है। तो विश्व युद्ध चल रहा था, और विश्व युद्ध में भारतीयों को प्रोत्साहित करेंगे कि तुम लोग सेना में भर्ती हो। क्या होता है तुम लोग भारतीय लोग बोल रहे थे ना, उड़ मत जाना। भारतीय लोग को लगता था कि हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रोत्साहित किया। क्या क्या प्रोत्साहित? कि अंग्रेजों के सेना में शामिल हो। इसीलिए इनको लोग कहने लगे, कुछ लोग बुरा भी बोलने लगा, दरअसल आया नौटंकी करने लगा, यही तो विदेशी है, ठीक है, खाली भारतीय कहने से होता है, आया नौटंकी करने लगा, अंग्रेज का चमचा है, ठीक है। इनको यहाँ पे एक उपनाम मिल गया, भर्ती करवाने वाला सार्जेंट। क्या कहा गया इनको? ठीक है, भर्ती करवाने वाला, ठीक है, वाला सार्जेंट, ठीक है, भर्ती करवाने वाला सार्जेंट, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भर्ती करवाने वाला सार्जेंट इनको कब कहा गया? कब कहा गया? 1915 में। जब ये भारत आएंगे, यहाँ पर अंग्रेजों के सेना में भारतीयों को जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
विश्व युद्ध चल रहा है, अभी साथ दे दो, इनका ये विचार था। विश्व युद्ध चल रहा है, हम अंग्रेजों का साथ दे देते हैं, अंग्रेज हमसे खुश हो जाएगा, उसके बाद विश्व युद्ध खत्म होगा, तुमको छोड़ देगा। क्या रिपीट करवाएं यहाँ तक? चलो फटाफट रिपीट करो, टाइम हो गया। दक्षिण अफ्रीका में इनका प्रसिद्ध सिद्धांत कौन कौन? ट्रस्टीशिप सिद्धांत और सेवा धर्म सिद्धांत। ये अगर पूछा जाए सेवा धर्म सिद्धांत की शुरुआत इन्होंने कहां से की? दक्षिण अफ्रीका। भारत आने के बाद खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, ये सिद्धांत शुरू उन्होंने वहां किया। दक्षिण अफ्रीका में चला गया पत्रिका, क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन। कब? 1903। डेली था क्या? वीकली था। भाषा गुजराती और इंग्लिश में था। प्रथम संपादक मनसुखलाल नागर। दक्षिण अफ्रीका में आश्रम, डरबन में फिनिक्स सॉन्ग 1904, जोहान्सबर्ग में टोस्टल सॉन्ग 1910। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 साउथ अफ्रीका। भारतीय स्ट्रेचर वाहन कोर का गठन किस समय में किया? जूलू विद्रोह के दौरान 1906 में। ट्रांसवाल कॉलोनी का एशियाई पंजीकरण अधिनियम कब आया? 1906 में। कब आया? 1906। गांधी ने इसको क्या नाम दिया? ब्लैक एक्ट। और इसी का विद्रोह करते हुए इन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था 6-7 में। गांधी जी को जेल कब हुआ? 8। जोहान्सबर्ग। सत्याग्रहियों के परिवार के लिए एक आश्रम, कौन-सा? टोल्स्टॉय आश्रम। कब बनाया? 1910। इसमें गांधी को धोखा मिला, किसे? जनरल स्मर्ट से। किसे? जनरल स्मर्ट। और क्यों धोखा दिया? क्योंकि धोखा देकर इनको हटा दिया थोड़ा दिन के लिए, और यहाँ पे लागू कर दिया कौन सा कानून? ट्रांसवाल कॉलोनी एशियाई अधिनियम। ठीक है, क्या था ये समझा दिए। कार्ड रखने वाला था, रजिस्ट्रेशन कार्ड। ठीक है, और इसका विद्रोह ये लगातार करते रहेंगे, और करते 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 फाइनली में 1914 में आकर जनरल स्मर्ट इस बात को मानेगा कि ठीक है भैया, तुम शांत हो जाओ, हम करते हैं कुछ। और ये क्या करेंगे? एक नया कानून बनाएंगे, इंडियन रिलीफ एक्ट या इंडिया रिलीफ एक्ट। इसी को हम लोग, ये कानून जो है, इसी को हम लोग किसका असर मानते हैं? गांधी स्मर्ट समझौता। कब हुआ है? 1914। और किसने किया ये कानून पारित? स्मर्ट ने। और इसमें भारतीयों को थोड़ा राहत मिल गया, कहानी खत्म हो गया। अफ्रीका में रहे भारतीयों के लिए था। गांधी जी इसके बाद कब चले आएंगे भारत? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। इनके राजनीतिक गुरु गोखले जी। कौन है? गोखले जी। इनके राजनीतिक गुरु गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, वर्ल्ड वार प्रथम के दौरान इन्होंने भारतीयों को क्या प्रोत्साहित किया? हतोत्साहित किया? शामिल होने के लिए सेना में प्रोत्साहित किया। ठीक है, और इसी कारण से इनको क्या कहा गया? भर्ती करवाने वाला सार्वजनिक। ठीक है, चलो।